हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ गीता प्रजापति। वेलकम टू एसएसटी क्लासेस। आज की वीडियो में हम आज आपको जो लेसन 4 है उसको हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा लेसन 4 है वह है आदिवासी, दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। तो आज के लेसन में हम आदिवासी, दिकू और स्वर्ण युग की कल्पना के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपने देखा था जो हमारा लेसन था कि ग्रामीण क्षेत्र पर किस तरह से अंग्रेज़ों ने शासन किया, किस तरह से जो वहाँ पर लोग खेती करते थे उनको परेशान किया गया, किस तरह से वहाँ पर जो नील की खेती के लिए किसान थे उन्होंने अपने आप को जो फैसला था हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ गीता प्रजापति। वेलकम टू एसएसटी क्लासेस। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लेसन 4 आदिवासी, दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। हम इसमें इस लेसन को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इस लेसन में क्या दिया हुआ है। आदिवासी के बारे में और दिकू के बारे में किस तरह से हम यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात है यहाँ पर एक 1895 में बिरसा नामक एक आदमी जो कि झारखंड में रहता था, झारखंड के छोटा नागपुर के जंगलों में गांवों में घूमता हुआ देखा गया। यानी कि बिरसा नामक एक व्यक्ति की स्टोरी यहाँ पर दी गई है। लोग सोचते थे कि उसके पास बहुत सारी चमत्कारी शक्तियाँ हैं, वह सारी बीमारियों को दूर कर सकता है और उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं जिससे कि वह काफ़ी रोगों को दूर कर सकता है। इस तरह से यहाँ पर लोग उसके बारे में बातें कर रहे थे। जो बिरसा था उसका जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था और मुंडा एक जनजातीय समूह होता है जो छोटा नागपुर में रहता था। तो यहाँ पर जो बिरसा है वह बहुत सी समस्याओं को हल करना चाहता था और वह सोचता था कि जो हमारा ये देश है इसमें क्या है, एक स्वर्ण युग की उसने कल्पना की कि यहाँ पर एक स्वर्ण युग हो और जो हमारे आदिवासी भाई लोग हैं इनके साथ क्या है, इनकी सामाजिक और आर्थिक दशा बहुत ही अच्छी हो जाए। तो ये बिरसा ने यहाँ पर कल्पना की थी। फिर इसमें देखते हैं हम जनजातीय समूह किस तरह से जीते थे। तो 19वीं सदी में जो देश के विभिन्न भागों में जो आदिवासी लोग थे वह विभिन्न तरह की गतिविधियां करते थे। कुछ लोग झूम खेती करते थे। अब झूम खेती के बारे में जानते हैं कि झूम खेती क्या होती है। तो झूम खेती कुछ लोग करते थे। यहाँ पर झूम खेती घुमंती खेती को भी कहा जाता है। इस तरह की खेती में लोग क्या करते थे, जो जंगल होते थे उसके छोटे छोटे भूखंडों को साफ करते थे और जो ये लोग होते थे ज़मीन पर धूप लाने के लिए जो पेड़ होते थे उसकी ऊपरी सतह को काट देते थे और जो ज़मीन पर घास उगी होती थी उसका जला देते थे और उसके बाद घास फूस जलाने के बाद जो राख होती थी उसको ज़मीन पर छिड़क दिया जाता था, क्योंकि राख में पोटास होती थी जो कि मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। इस तरह से वह वहाँ पर ज़मीन को अच्छी तरह से साफ करके खेतों को जोतते थे और बीज को रोपते थे। रोपने के बजाय खेतों में बिखेर देते थे और इस तरह से वह अपनी फसलों को तैयार करते थे और यही झूम खेती होती है। अब यहाँ पर जो घुमंतु किसान हैं मुख्य रूप से पूर्वोत्तर मध्य भारत के पर्वतीय और जंगली पट्टियों में रहते थे। इन आदिवासी समुदाय की जिंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों का इस्तेमाल करने पर आधारित थी। वह किसी भी क्षेत्र में जा सकते थे, जंगलों में रह सकते थे और घुमंतु खेती कर सकते थे। अब यहाँ पर क्या है, कुछ शिकारी और संग्राहक थे। यानी कि जो ये आदिवासी लोग थे ये क्या करते थे, पशुओं का शिकार करते थे और शिकार करने के बाद ये क्या करते थे, जो इनकी ज़रूरत का सामान है उसे यूज़ करते थे। तो यहाँ पर ये क्या करते थे, टोलियाँ बनाकर शिकार करने के लिए जाते थे और जो इनको हाथ लगता था आपस में बांट लेते थे और वे जंगलों में मिले हुए फल और जड़ भी खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल व महुए के बीजों का जो तेल होता था उसको यूज़ करते थे और इलाज के लिए बहुत सारे जंगलों से जड़ी बूटी प्राप्त करते थे
और कुछ सामान को वह स्थानीय जो बाजार था वहाँ पर बेच देते थे। और जैसे इन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता होती थी तो जो इनके पास सामान होता था, जैसे चावल की आवश्यकता है या अन्न की आवश्यकता होती थी, तो ये दूसरे से अपना सामान बेचकर उनसे वो चीज़ें खरीद लेते थे। इसी तरह से ये क्या करते थे, जो कुछ लोग होते थे ये क्या करते थे, जानवर पालते थे, यानी कि जानवर पालकर अपनी जीविका को चलाते थे। मौसम के हिसाब से ये मवेशियाँ भेड़ों को पालते थे और एक जगह पर घास खत्म हो जाती थी तो दूसरे इलाके में चले जाते थे, और यहाँ पर गाय भैंस आदि जो जानवर थे यहाँ पर जैसे बकरी पालन आदि इसमें किया जाता था। यानी कि अपनी जीविका कमाने के लिए अपनी ये लोग क्या करते थे, पशुओं का पालन भी करते थे। कुछ लोग एक जगह खेती करते थे, कुछ लोग क्या थे, एक जगह खेती करते थे, और कुछ लोग क्या थे, घुमंतू खेती करते थे, यानी कि घूमने वाले थे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। 19वीं सदी से पहले बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिककर खेती करने लगे थे और वे बार बार जगह बदलने की बजाय वह एक ही जगह पर टिक गए। इस तरह से उन्होंने क्या किया, खेती की। किंतु जो ब्रिटिश अफसरों को गौड़ और संथाल जैसे एक जगह पर ठहरकर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी संग्रह या घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई दे रहे थे, और जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था, और अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसाना, सभ्य बनाना जरूरी है। यानी कि जो आदिवासी लोग थे कुछ जगह जगह पर घूमते थे, घुमंतू कहा जाता था उन्हें, और कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। तो जो ब्रिटिश लोग होते थे वो सोचते थे कि जो यहाँ पर एक जगह रहते हैं वह सही है, उन्हें स्थायी रूप से एक जगह दे दी जाए और उन्हें बसा दिया जाएगा, और उन्हें सभ्य करना भी बहुत ज़रूरी था। अब यहाँ पर है उपनिवेशक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े। अब यहाँ पर उपनिवेशक शासन काल आ गया। उपनिवेशक शासन काल यानी कि यहाँ पर क्या था, अंग्रेजों का शासन काल आ गया। तो ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूह का जीवन बदल गया। तो इसके बारे में देखते हैं आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ, क्योंकि पहले क्या थे, ये अपने स्वामी खुद थे, लेकिन अब इनके ऊपर क्या है, कोई और राजा बने हुए थे, ब्रिटिश लोग आ चुके हैं, इनके ऊपर अपनी हुकूमत चलाएंगे, इनके जो रीति रिवाज हैं उसमें दखल अंदाजी करेंगे। तो अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासी के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज़्यादा अधिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और उनके अधिकार काफ़ी बदल गए, क्योंकि वह पहले आदिवासी लोग अपने लिए खुद फैसले करते थे, लेकिन अब ये सारी सत्ता उपनिवेशक शासन में आ चुकी है। अब उन्हें जो नियम है वह अंग्रेजी अधिकारी बनाएंगे और उन्हें नियमों को मनाने के लिए बाध्य किया जाएगा। तो यहाँ पर जो अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से उन्हें अपने को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही है, वे परंपरागत कामों को करने से भी लाचार हो गए। अब जो घुमंतू के काश्तकार थे उनका क्या हुआ उसके बारे में जानते हैं। ऐसे समूह से अंग्रेजों को काफ़ी परेशानी थी, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहरकर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह को एक जगह स्थायी रूप से खेती करें। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी को नियमित स्रोत भी चाहते थे, और इस तरह से जो अंग्रेज लोग हैं वो क्या सोचते थे कि यहाँ पर नियमित स्रोत बने, और इसके फलस्वरूप उन्होंने ज़मीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने ज़मीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया और उन्हें क्या है कुछ भूमि दे दी और पट्टेदार घोषित कर दिया गया। अब जो झूम काश्तकार थे उनको स्थायी रूप से बसाने को अंग्रेजों को कोशिश थी, वह कामयाब नहीं रही। जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो वहाँ हलों को खेती करना आसान नहीं था। अब देखते हैं वन कानून और उनके प्रभाव।
यहाँ पर जो आदिवासी समूह का जीवन है वह जंगलों से जुड़ा हुआ था। अतः वन कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भारी असर पड़ा और अंग्रेजों ने सारे जंगलों में अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। अंग्रेजों ने जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था और कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया है। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की ज़रूरत के लिए इमारती लकड़ी पैदा की जाती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। जैसे कि पहले जो आदिवासी लोग थे ये यहाँ पर खेती कर सकते थे, मतलब अपने मन से फल इकट्ठा कर सकते थे, पशुओं का शिकार कर सकते थे, किंतु अब ऐसा नहीं था। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह से जिंदा रह सकते थे, इसलिए उनमें से बहुत सौ को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा और जो ये उपनिवेशक अधिकारी थे इन्होंने भी इसका हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल के जमीन के छोटे से टुकड़े दे देंगे और उन्हें खेती करने की भी छूट दी जाएगी, बशर्ते गांवों में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह से बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम को आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए। अब यहाँ पर देखते हैं जो व्यापार की समस्या। अब यहाँ पर इनके सामने जो समस्या आती है वह आती है व्यापार की समस्या, क्योंकि जो ये थे जो झूम खेती करने वाले थे इनके सामने काफ़ी समस्याएं आई और 1906 में असम तथा 1930 के दशक के मध्य में यहाँ पर वन सत्याग्रह का भी स्टार्ट हो गया, यहाँ यानी कि लोगों ने विद्रोह करना भी आरंभ कर दिया। अब व्यापार की समस्याएं। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूह में पाया कि जो व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे और वे अपने उपज खरीदने, नगद कर्जा लेने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों का क्या असर पड़ने लगा यह समझने के लिए आदिवासियों को कुछ समय लगा कि हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है। ये समझने के लिए देखते हैं कि जो रेशम उत्पादकों की स्थिति थी 18वीं शताब्दी में रेशम यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी और भारत से रेशम को बेचा जाता था, क्योंकि भारत में क्या है सस्ती दरों पे खरीद के यूरोप में उसको महंगी कीमतों में बेच दिया जाता था। आपने इससे पहले लेसन में पढ़ा था। तो इस तरह से जो यहाँ पर व्यापार तो बहुत था लेकिन जो भारतीय लोग थे उनको उनकी सही कीमत नहीं मिल पा रही थी। अब है नेक्स्ट पॉइंट, इसमें देखते हैं काम की तलाश। काम की तलाश से घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब हो गई थी। 19वीं सदी के आखिर में चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम में चाय के बागान और झारखंड में कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों की संख्या में भर्ती किया गया। जो आदिवासी लोग थे उनको इसमें भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदारों के मार्फत भर्ती किया गया। ये ठेकेदार न केवल इन्हें बहुत कम वेतन देते थे बल्कि उनके घर वापस लौटने भी नहीं देते थे। अब यहाँ पर इनके सामने बहुत ही ज़्यादा समस्याएं आ गई और इस तरह से यहाँ पर सन 1885 में इन लोगों ने बगावत शुरू कर दी। सन 1910 में बस्तर विद्रोह हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह स्टार्ट हो गया और बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी यही था। यानी कि यहाँ पर जो बिरसा मुंडा जो स्टोरी में प्रारंभ में आया था अब उनके बारे में है कि 1870 के दशक में उनका जन्म हुआ था। उनकी जो बिरसा थे उनकी जो पढ़ाई है वो एक मिशनरी स्कूल में हुई थी और उन्हें काफ़ी उपदेशों को सुनने का मौका भी मिला था और वह वैष्णव धर्म के प्रचारक थे और उन्होंने काफ़ी समय वहाँ पर बिताया और अपने जो किशोरावस्था थी बिरसा ने बहुत से लोगों के संपर्क में आए, उनके ऊपर उनका गहरा प्रभाव पड़ा। काफ़ी आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और इस तरह से जो बिरसा थे बिरसा ने अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्य से
ज़्यादा परेशानी थी। अब अंग्रेज़ों को लगा कि अब जो बिरसा हैं वो एक राजनीतिक आंदोलन कर रहे हैं, तो इनसे बहुत ही ज़्यादा परेशानी होने लगी। इनको लगता था कि यह आंदोलन मिशनरी, महाजनों, हिंदू भूस्वामी और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता है। यानी कि अंग्रेजों को अब खतरा हो गया कि अब यहाँ पर क्या है, आंदोलन होने वाला है, बिरसा आंदोलन, और इसमें क्या है, ये हम लोगों को बाहर निकाल देंगे। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को, मुंडाओं की सारी शक्तियों और समस्याओं व कष्टों के स्रोत को मानता था। अंग्रेजों की भूनीतियाँ उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही हैं। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी जमीन छीनते जा रहे हैं और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना कर रहे हैं। अब यह आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा सुना दी। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जो यहाँ पर आदिवासी लोग थी, अंग्रेजों ने उनकी दशा बहुत ही ज़्यादा दयनीय कर दी थी। वह अपनी मर्जी से अपने रीति रिवाज नहीं मना सकते थे, अपनी मर्जी से कोई खेती नहीं कर सकते थे। तो इस तरह से जो बिरसा ने आंदोलन चलाया इनके खिलाफ, जो अंग्रेज थे, तो अंग्रेजों को भय लग गया और उन्होंने क्या सोचा, अगर यह आंदोलन सफल हो गया तो जो हमने ये जो हमारे ये आदिवासी लोग हैं, इनके ऊपर हमने जो कब्जा जमा रखा है वह हमारा समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर अंग्रेजों ने एक सख्त फैसला लिया और जो बिरसा था उसको गिरफ्तार कर लिया। और इसके बाद 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव में घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे और नेतृत्व किया उन्होंने। और इस तरह से बिरसा के अनुयायी दिकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थानों पर, चर्चों पर हमले किए, महाजनों व जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था और सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई। आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इसने उपनिवेशक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दिकू लोग आदिवासियों को जमीन पर आसानी से कब्जा न कर सकें। दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम हैं। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्म और संघर्षों के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया। यानी कि बेशक ही जो बिरसा मुंडा था उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उससे क्या है, जो अंग्रेज लोग थे उन्हें पता चल गया था कि वह आदिवासियों की ज़मीन को आसानी से कब्जा नहीं कर सकते हैं। और इस तरह से स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन यहाँ पर समाप्त होता है। आप इस लेसन को अच्छी तरह से पढ़िएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।